हेलो बच्चों, आज हम आपको आपका एग्जाम वैसे भी बहुत नज़दीक आ रहा है, तो हमारी लगातार सब चैप्टर की क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। तो आपको हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डे लेके आएंगे, तो जिसमें आपको 10 से 12 नंबर पर डे की क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो उसकी कड़ी में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। दो कोण हैं। हम जानते हैं कि समपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योगफल 180 अंश। अगर एक कोण x है और दूसरा कोण y है तो दोनों का योगफल कितना होता है? 180 समपूरक में होता है। अगर पूरक की बात होती है, अगर एक x है और दूसरा y है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 अंश होगा। समपूरक में 180 अंश होता है और पूरक में कितना होता है? 90 अंश होता है। अब कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है? y। भैया कह रहा है ई बड़ा कोण जो है वो 18 अधिक है, तो हम छोटे कोण में क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको मान लें समीकरण 1। अब उसके बाद हम जानते हैं कि समपूरक का मतलब दोनों का योगफल 180 अंश। तो यहां से x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। इसको समीकरण 2 मान लें। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो यहां से जहां पे x है उसकी जगह हो जाएगा y प्लस 18। तो इस x की जगह हो जाएगा y प्लस 18 और एक y पहले से है तो प्लस y बराबर हो जाएगा 180। y और y जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2y। यहां से y ये बन जाएगा आपके पास 2y प्लस 18 बराबर हो जाएगा 180 अंश। ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहां से 2i बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 18 अंश। तो यहां से 2i का मान आ जाएगा 180 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 7, 7 से गया 6 और 1। अब यहां से बन जाएगा y बराबर हो जाएगा 162/2। इसको हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा 8 और 1 अंश। तो यहां से y का मान आ जाएगा आपके पास, y बराबर हो जाएगा कितना? 81 अंश। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से x बराबर हो जाएगा y की जगह 181 प्लस 18 अंश। तो यहां से x का मान आ जाएगा 8 1 9 और 8 1 9 99 अंश। अतः बड़ा कोण बन जाएगा आपका 99 अंश और छोटा कोण बनेगा 81 अंश। देखिए एक बार समझिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y।
फिर जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 अधिक है, तो हम छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कह दें हम एक 18 है और दूसरा क्या है, दूसरा 8 है, तो जो ये बड़ा है इससे 10 अधिक है तो 10 इसमें जोड़ देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए भी 18 बन जाएगा और ए भी 18 बन जाएगा। उसी तरह इसमें अगर देखेंगे तो जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 अधिक है, तो छोटे में 18 जोड़ देंगे, ये दोनों बराबर, तो फिर यहां से बन जाएगा ये पहला समीकरण। फिर संपूरक में जानते हैं कि दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है, तो x + y बराबर 180। अब यहां से x का जो मान है उसको समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इस x की जगह क्या हो जाएगा, y + 18, तो y + 18 + y बराबर 180, तो यहां से बन जाएगा 2y, इनको दोनों को जोड़ेंगे, 2y + 18 बराबर 180, 18 उधर भेजेंगे तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो 162, तो यहां से y का मान निकल के आएगा 81 अंश। फिर इसी y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y की जगह हो जाएगा 81 + 18, तो दूसरा वाला कोण कितना आ जाएगा, 99। अतः बड़ा कोण बराबर 99 और छोटा कोण बराबर 81। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल है और दूसरा हरा नहीं है। तो सबसे पहले कुल कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 + 8 + 4, तो यहां से आ जाएगा 8 4 12 5 17। अब पूछा है कि पहला लाल कंचा होने की प्रायिकता, तो लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, ये होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। देखिए प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो सबसे पहले कुल कंचों की संख्या 17 है, तो लाल कंचा निकलने ही पूछा है, लाल कंचा है तो लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम का मतलब लाल कंचा की कुल संख्या, तो लाल कंचा की कुल संख्या कितनी है, 5 बटे कुल संभव परिणाम, या हम कह सकते हैं कुल कंचों की संख्या कितनी है, 17, तो ये बन जाएगा 5 बटे 17। ये किसका हो जाएगा, लाल कंचा का। अब कह रहा है कि हरा नहीं है, तो पहले हम हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो दूसरा अगर इसका देखेंगे तो हरा कंचा निकलने की प्रायिकता, तो हरा कंचा निकलने की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो हरा कंचा की संख्या, हरा कंचा की संख्या बटे कुल कंचा की संख्या,
हरा कंचा की संख्या कितनी है 4 बटे कुल कंचा की संख्या कितनी है 17। तो ये हरा कंचा की प्रायिकता हो जाएगी। लेकिन हमें पूछा है कि हरा नहीं है, तो यहां से हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस इसको घटा देंगे 4/17 को, तो 17 एकम 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 पूरे का बटे 17, तो 17 में से 4 घटाएंगे 13/17 ही हो जाएगी हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। एक बार समझे थे। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचा, 8 सफेद कंचा और 4 हरा कंचा है। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला कंचा लाल है और दूसरा हरा नहीं है। तो सबसे पहले कुल कंचों की संख्या बराबर 5 + 8 + 4/17। फिर लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम ही प्रायिकता होती है। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि लाल कंचों की संख्या, तो लाल कंचों की संख्या कितनी है 5, तो 5 बटे कुल कंचों की संख्या 17, तो 5/17 ही बन जाएगा लाल है की प्रायिकता। अब पूछा है हरा नहीं है, तो सबसे पहले हरा कंचा निकालने की प्रायिकता आप निकालेंगे, तो हरा कंचा की संख्या बटे कुल कंचा की संख्या। तो यहां से हरा कंचा ना होने की प्रायिकता 1 माइनस हरा कंचा होने की प्रायिकता, तो इधर गुणा करेंगे 17 एकम 17 माइनस 4/17 बराबर हो जाएगा 13/17 ही हरा ना होने की प्रायिकता है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अगर आपको अपना हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लिए x वर्ष मान लिए, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। सबसे पहले जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लिए x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिए y वर्ष। अब इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है अगर हम अभी 5 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद 10 साल के होंगे, और पहले का मतलब है अगर हम अभी 15 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे, तो जो हमारी वर्तमान आयु होगी उसमें 5 घटा देंगे। तो बाद में जोड़ते हैं, पहले में क्या करते हैं घटाते हैं। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहले 5 वर्ष बाद, पहले x है वर्तमान आयु और उसके पुत्र की y है। भाई 5 वर्ष बाद दोनों में क्या होगा 5 जुड़ जाएगा, और इसमें भी क्या होगा 5 जुड़ जाएगा। वर्तमान आयु में 5 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु होगी। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। भैया उसका पिता 3 गुना था, तो पुत्र की आयु में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे।
तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से बनेगा x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 5 तिहाई 15। तो यहाँ से बन जाएगा x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 15 और माइनस 5। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3y प्लस 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान आयु x वर्ष है और इसकी y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा y माइनस 5। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, मतलब उसका पिता 7 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु में क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। अब यहां से x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y और माइनस 7 बचे 35। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 35 और ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आपके पास पहला समीकरण है x बराबर 3y प्लस 10 और दूसरा समीकरण है x बराबर 7y माइनस 30। घटा देंगे तो माइनस e माइनस और e माइनस का प्लस, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बराबर 7 में से 3 घटाएंगे माइनस 4 आएगा y, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 40। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 4y बराबर हो जाएगा 40 और y बराबर कितना आ जाएगा 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भैया, देखो यहां से तो x बराबर 3y प्लस 10 है, y का मान रखेंगे 10 इसमें, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 3 गुणे y की जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस 10। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 10 तिहाई 30 10 40। तो पुत्र की जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष। अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। ये बन जाएगा। एक बार समझिए, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 y प्लस 5। अब कह रहा है पिता उसका जैकब 3 गुना है, तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा करेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर बनेगा आपका x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 तिहाई 15। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की y है, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, अभी 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5,
फिर उसके बाद कह रहा है कि पिता 7 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। हल करेंगे तो यहां से उसके पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 10 वर्ष आएगी। अगला क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन 1 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि मूल समान होता है तो विविधकर इसका क्या होता है, 0 होता है। मूल समान है अतः d बराबर क्या होगा, 0। तो यहां से d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो ये बन जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां से a का मतलब x² का गुणांक और b का मतलब x का गुणांक और m का मतलब c, तो b² मतलब माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मतलब x² का गुणांक 3 और c का मतलब बनेगा m अचर पद, ये बराबर होगा 0 के। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 तिहाई 12 और m बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से माइनस 12 m बराबर हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 144, तो यहां से m बराबर हो जाएगा माइनस 144 बटे माइनस 12, काट देंगे तो यहां से m का मान कितना आ जाएगा, 12। देखिए एक बार समझिए इसको, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल समान है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल समान है तो हम जानते हैं कि इसका जो विविधकर d होता है वो 0 के बराबर होता है, तो यहां से d बराबर एक सूत्र होता है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले यहां से b² माइनस 4ac, अब दिया है d बराबर 0 तो यहां से ही 0 के बराबर हो जाएगा। तो b का मान x का गुणांक माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान x² का गुणांक 3 गुणे m, तो यहां से 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 तिहाई 12m बराबर 0। 144 उधर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 12m बराबर माइनस 144, तो m बराबर हो जाएगा माइनस 144 बटे माइनस 12, काटेंगे तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना AP का प्रथम पद बराबर 1 तथा सार्वअंतर बराबर d। कह रहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना प्रथम पद बराबर a और सार्वअंतर बराबर d। तो 17वां पद का मतलब इसे हम क्या लिखेंगे, 17वां पद का मतलब होगा a17 और 10वें पद का मतलब होगा a10। अब कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, i7 अधिक है जिसमें हम 7 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अब इसको हल कर लेंगे, a17 को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d बराबर
A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7, क्योंकि an का एक सूत्र होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस a गुणे d। अब n का जो मान रखेंगे यहां से हल करेंगे तो वही कम हो जाएगा। a 17 का होगा तो a 17 से एक कम तो a प्लस 16d। a 10 को निकालना है तो a प्लस 9d प्लस 7, a से a कट जाएगा, यहां 16d और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9d बराबर हो जाएगा 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 7d बराबर 7। हल करेंगे तो d का मान कितना जाएगा 1, तो यहां से d का मान कितना हो जाएगा 1। अतः सारवंतर कितना आएगा d बराबर 1। एक बार समझेंगे हम। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना एपी का प्रथम पद ए है तथा उसका सारवांतर कितना है डी है। अब दिया है कि 17वां पद, 17वां पद का मतलब A17 और 10वां पद का मतलब A10। अब E7 अधिक है 17वां पद, तो हम 10वें पद में 7 जोड़ेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 17वें पद को लिख सकते हैं A प्लस 16D और 10वें पद को लिख सकते हैं A प्लस 9D और प्लस 7। A से A कट जाएगा, इधर 16D है, 9D इधर आ जाएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 बराबर यहां बचेगा 7। 7 को उधर भेजेंगे या सरल करेंगे तो D का मान कितना आएगा 1। अतः सारवांतर कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना ले। ऐसे एक त्रिभुज है, उसके बाद कह रहा है कि इसको नाम दे A, B और C। भुजा BC पर एक बिंदु D है, तो यहीं पे एक बिंदु आपका D है। इस प्रकार है कि कोण ADC यहां से मिला दो इसको आप, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। इसमें आपको दिया है कि जो A वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर है। फिर से समझेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले एक त्रिभुज है A, B और C। भुजा BC, तो BC पर एक बिंदु D है। इस प्रकार है कि कोण ADC A वाला जो कोण है वो बराबर है किसके BAC के, इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर, CA का स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। यही त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको दिया है कोण ADC बराबर है कोण BAC की, ये दोनों आपस में बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB गुणे CB। इसका हल देखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ABC में ABC तथा
त्रिभुज, अब यहां से समझेंगे, यहाँ पे कोण ए है और यहाँ पे कोण डी है। इसका मतलब यहां से जब स्टार्ट किए थे त्रिभुज ए पहले लिए थे तो इसका कोण डी के बराबर है, तो यहां से हम डी पहले लिखेंगे। और यहाँ पे सी है और इसमें लास्ट में सी है, तो हम यहाँ पे बी लिख लेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इन बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज, यहाँ पे आएगा आपका त्रिभुज ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपका ए बी सी तथा छोटे वाले त्रिभुज डी सी ए या डी ए सी कह सकते हो आप, डी ए सी, क्योंकि यहां सी इसका संगत कोण, बड़े वाले त्रिभुज में सी यहां है और छोटे वाले त्रिभुज में भी सी यहां, तो यहां पे सी है तो यहां पे सी लिखेंगे। अब यहां से देखेंगे भैया तो कोण बी ए सी बराबर है किसके, इस वाले त्रिभुज में कोण ए डी सी के दिया गया है। और दूसरा इसमें भी कोण सी है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण सी है, ये उभयनिष्ठ है। ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां से देखेंगे एंगल एंगल समरूपता से एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी सी ए के या डी ए सी के, ये समरूप हो जाएगा। तो यहां से इसकी भुजा है सी ए, इसकी भुजा है सी ए बटे, तो इसकी भुजा हो जाएगी डी सी डी बराबर, अब इसकी भुजा है सी बी, तो इस वाले त्रिभुज की भुजा होगी सी ए, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो सी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी गुणे सी डी। यही तरह हमको सिद्ध करना था। एक बार समझेंगे तो सबसे पहले आपको दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर D के बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC के। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए ABC, उसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है, तो D बना लिए। अब कह रहा है कि कोण ADC मतलब ADC इधर वाला जो कोण है वो इस बड़े वाले कोण के बराबर है, उसको भी दिखा दिए। अब हमको सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CB गुणे CD। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में कोण BAC बराबर है कोण ADC के, ये आपको दिया है। फिर कोण C इसमें भी है, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण C है, ये उभयनिष्ठ है। अतः एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसकी संगत भुजा है CB तो CA, इसकी संगत भुजा है बटे में फिर इसकी संगत भुजा हो जाएगी CD बराबर, इसकी संगत भुजा है CB तो इसकी संगत भुजा होगी CA, तो बटे में इसका CA हो जाएगा। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा CA का स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। और ये आया कहां से, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप हैं। कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अगर किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाएगा तो वह 1/3 हो जाएगी, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले माना
अंश बराबर x तथा हर बराबर y। हर बराबर y, तो भिन्न बन जाएगी x बटे y। अब एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता, तो अंश x है और हर क्या है y। अंश में 1 घटाया जाएगा तो अंश में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 1/3, इसको ऐसे लिख लेंगे 1/3। इसका गुणा करेंगे इसका इसके साथ तो 3x - 3 बराबर हो जाएगा y, या y इधर लेते आएंगे 3 उधर भेज देंगे तो 3x - y बराबर हो जाएगा 3। इसको समीकरण 1 मान लें। एक बार समझे इतना। तो सबसे पहले माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या बनेगी, अंश और हर को ही मिला के भिन्न बनती है तो x बटे y बनेगा। अब कह रहा है कि अंश में 1 घटाएंगे तो भिन्न 1/3 हो जाती है। हर में कुछ नहीं किया जाता, केवल अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 होगी। तो यहां से 3 का गुणा करेंगे 3x - 3 बराबर हो जाएगा y। अब 3 को उधर भेज दो y इधर, तो 3x - y बराबर हो जाएगा 3। अब दूसरा देखो, फिर कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश में कुछ नहीं किया जाता, हर में कितना जोड़ा जाता है 8, तो x बटे y भिन्न हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाती है 1/4। इसका इसके साथ गुणा तो 4x बराबर हो जाएगा y + 8, ये बन जाएगा। इसमें भी पक्षांतर कर लेंगे तो 4x - y बराबर हो जाएगा 8, ये समीकरण 2 बनेगा। अब यहां से समीकरण 1 है आपके पास, समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3 और दूसरा है 4x - y बराबर 8। हल कर लेंगे, माइनस माइनस का प्लस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 4 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस x अकेले। 8 में से 3 घटाएंगे तो -5 बचेगा, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा। x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो बनेगा 3 × 5 - y बराबर 3, 5 × 15 - y बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ से -y बराबर हो जाएगा 3 - 15, तो यहाँ से -y बराबर हो जाएगा -12, माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान आ जाएगा 12। अब हमारी भिन्न क्या बनेगी, x बटे y भिन्न था तो x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 12, ये बन जाएगा 5/12, ये हमारी भिन्न बनेगी। एक बार समझे इसको, तो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना अंश बराबर x और हर बराबर y। भिन्न क्या होती है, अंश और हर से ही भिन्न बनती है, तो भिन्न बन जाएगी अंश बटे हर, तो x बटे y।
अब कह रहा है कि अंश में एक घटाया जाएगा, तो x माइनस एक बटे वाई ये किसके बराबर होगा, 1/3 के। हल करेंगे तो पहला समीकरण बनेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि हर में 8 जोड़ा जाता है, अंश कुछ नहीं, हर में 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1/4। तो x इसका यहाँ जोड़ दिए, इसका गुणा किए तो 4x, इसको इधर 7, तो यहाँ से 4x माइनस वाई बराबर 8, इसको समीकरण 2 मान लिए। विलोपन विधि से इसको हल किए तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो जहां पे x है उसकी जगह 5 हो जाएगा, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3। हल करेंगे तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 12। हमारी भिन्न क्या बनेगी, 5/12। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना और जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लें। तो यहां से इसका काम तो माना आपको दिया है, माना वृत्त की त्रिज्या आपको दिया है वृत्त की परिधि, तो यहां से वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि बराबर दिया है 22 सेमी। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर हो जाएगा 22 सेमी। तो यहां से 2 गुणे r का मान 22/7, ओ पाई का मान गुणे r बराबर हो जाएगा 22। तो यहां से r बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 पूरे का बटे 2 गुणे 22। इन दोनों को काट देंगे तो यहां से r का मान कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या हो गई वृत्त की। अब वृत्त की क्या निकालना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहां से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। हल कर लेंगे तो यहां से बनेगा 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान r स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर। तो यहां से हल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, काट दो इसको 2, इसको काटोगे 11/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 11×7=77/2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। और 1/4, 1/2 यहाँ पहले से बचा हुआ है, तो यहीं से इसको सही कर लो आप। एक 1/2 ही बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा 77/2 दूनी 4 दूनी 8। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक बार फिर से इसको, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, और वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। तो परिधि होता है, वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई r। तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 22।
हल करेंगे तो यहाँ से r का मान आएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 गुणे 22/7 पाई का मान और r स्क्वायर मतलब 7/2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11/7 और 1/2 यहाँ से रहेगा। तो 1/2 गुणे 11/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, इस 7 से 7 कट जाएगा, बाकी गुणा कर लेंगे, 11 7 77 और ये 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बिंदु Q 0,1, यदि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। ऐसी एक रेखा है, कह रहा कि बिंदु Q, यहाँ पे बिंदु Q है, इसका निर्देशांक दिया है 0,1, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। यहाँ पे P है और यहाँ पे R। P का निर्देशांक दिया है 5, -3 और R का निर्देशांक दिया है x, 6। अब समदूरस्थ तो थोड़ा समझ लो भैया, जैसे एक बिंदु A है और एक बिंदु B है और यहाँ पे C है। जो A है वो B और C से समदूरस्थ है, इसका मतलब है कि जितनी दूरी से B से A है उतनी दूरी भी C से A होगा। समदूरस्थ का मतलब यही होता है। तो कह रहा है कि इसमें Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ के बीच की दूरी जो होगी वो बराबर होगी किसके, QR के बीच की दूरी। यहां से आपको दिया है Q, बिंदु Q P व R से समदूरस्थ है। जो Q बिंदु है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ होगा तो यहां से कह सकते हैं PQ के बीच की दूरी बराबर होगी QR के बीच की दूरी। समदूरस्थ का मतलब Q जो बिंदु Q P व R से समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, QR के बीच की दूरी। अब PQ के बीच की दूरी का मतलब होता है √x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा x1 y1 x2 और y2। इसके लिए भी x2 और क्या बनेगा, y2। तो PQ का मतलब इन दोनों को हम लेंगे तो ये निर्देशांक बनेंगे, तो PQ के बीच की दूरी का मतलब x2 5 माइनस x1 0 है का स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 -1 का स्क्वायर बराबर, यहां से इसका बनेगा QR। इसके लिए x2 x -0 का स्क्वायर प्लस y2 6 - 1 का स्क्वायर। तो यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इसका दोनों का रूट हटेगा, तो 5 में से 0 घटाएंगे 5 का स्क्वायर बचेगा, और प्लस इन दोनों को हल करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से क्या बनेगा 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5 का स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा,
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर x स्क्वायर। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। एक बार समझेंगे, कह रहा है कि यदि बिंदु Q 0, बिंदुओं P और R से क्या है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ आप जानते हो Q समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ के बीच की दूरी बराबर होगी किसके QR के बीच की दूरी। तो बिंदु Q P व R से समदूरस्थ है, हम कह सकते हैं PQ के बीच की दूरी बराबर होगी किसके QR के बीच की दूरी। अब आप जानते हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ भी वही सिर्फ इसके लिए सबका मान रखेंगे, हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए 4 नंबर में। तो यहां से दिया है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या निकालनी है, जिसका प्रथम पद 4 है और अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। 6 नंबर का एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां से देखेंगे, कह रहा है कि पदों की संख्या n का मान निकालना है। तो प्रथम पद आपको दिया है, तो AP का प्रथम पद मान लो यहां से दिया है, तो AP का प्रथम पद A बराबर कितना दिया है 4। अंतिम पद दिया है L बराबर कितना 49। सभी पदों का योग दिया है SN, कितना दिया है 265, ये आपको दिया है। अब हम जानते हैं कि श्रेणी के n पदों का योगफल कितना होता है, श्रेणी के n पदों का योगफल यस n बराबर होता है, एक तो होता है n बटे ओ, n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है, एक और होता है एस n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d, ए होता है। तो हमें a पता है, l पता है, यस n पता है, n निकालना है तो सिंपल सा ये छोटा वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहां से यस n का मान कितना दिया है 265, यस n का मान दिया है 265 बराबर हो जाएगा n नहीं पता है n बटे 2 ब्रैकेट में a का मान कितना दिया है 4 प्लस l का मान 49। तो यहां से हल कर लेंगे तो 265 बराबर हो जाएगा n बटे 2 गुणे 49 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। हल कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 265 गुणे 2 बटे 53। तो यहां से बचेगा n 53 पंचे 53 इकन्नम 53 53 पंचे 265 5 दूनी 10। तो यहां से n का मान कितना जाएगा 10। अतः श्रेणी के पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। एक बार समझेंगे इसको। तो सबसे पहला उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 अंतिम पद 49 और पदों का योग कितना दिया है 265। तो AP का प्रथम पद A बराबर 4 दिया है, अंतिम पद दिया है L, अंतिम पद L होता है L बराबर 49 दिया है, SN बराबर 265 दिया है। तो यहां से SN का दो सूत्र होता है, एक n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद
और पदों की संख्या पता हो तब उसका योगफल निकालते हैं। या दूसरा होता है यन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो यहां से यन का मान दिया है 265 बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 4 a का मान और l का मान 49, जोड़ेंगे तो बन जाएगा 53। इधर गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा भाग, तो यहां से 265 गुणे 2 हो जाएगा बटे में 53, हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 10। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पर डे आपको 10-10 क्वेश्चन की वीडियो देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।